हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं अपनी सीरीज़ का जो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ है उसमें मैं क्लास 12th के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बुक को स्टार्ट कर रही हूँ। और हम अपना आज फर्स्ट चैप्टर इसमें करेंगे। जो बच्चों मैंने बुक ली है वो मैंने धनपत राय पब्लिकेशंस की बुक ली है, संदीप गर्ग की। ये इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छी बुक है और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, जो टॉपिक्स को अटेंड किया गया है वो बहुत ही अच्छे और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ किया गया है, इसलिए मैं इस बुक को प्रेफर करती हूँ पढ़ाने के लिए। वैसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स के लिए, जिसमें टी.आर. जैन और एन.सी.आर.टीज़ और भी बहुत सारे जो पब्लिकेशंस हैं या फिर जो राइटर्स हैं उनकी बुक्स अवेलेबल हैं। आपके पास जो भी बुक हो आप उस बुक का यूज़ कर सकते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी बुक से पढ़ना है, आप किसी भी बुक को ले सकते हैं। इस बुक में वो सारे टॉपिक्स जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट है जो कि एन.सी.आर.टी. बुक्स में होता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है यहाँ से इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज इसमें हम इको का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, यहाँ पर हमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जो ये टॉपिक हमारे कवर करते हैं, जिसमें कि इकोनॉमिक्स क्या है, इको अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करें, दुर्लभता क्या होती है, आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। और ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स व्यापक अर्थशास्त्र जो है उसमें डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय समस्याएं, क्या उत्पादन करें, कैसे, किसके लिए, अवसर लागत क्या होती है, ये सारे हमारे जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में हम इन्हें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। इस इंट्रोडक्शन को पढ़ने की इतनी खास आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जो लेखा शास्त्र होता है या जो इकोनॉमिक्स होती है उसके अंदर हम किन किन टॉपिक्स को, किन किन विषयों को पढ़ते हैं, किस तरीके से उसमें कार्य किया जाता है। आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से रीड कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ दिया गया है, लेखा शास्त्र का संबंध लाभ और हानि से होता है, इसी प्रकार एक अर्थशास्त्र की भाषा में मांग और पूर्ति, बाजार आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो बेटा, जो लेखा शास्त्र होता है उसका संबंध जो होता है, उसका जो रिलेशन होता है वो प्रॉफिट और लॉस से होता है। ठीक है, कि हमें किसी भी चीज़ में, जिसे हम अकाउंट्स कहते हैं, अकाउंटेंट, उसमें कि हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, हम उसमें सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं जिससे कि हमें ये पता है कि हमारे बिजनेस में किस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, कितनी हानि है, कहाँ पे प्रॉफिट के मार्जिन है वगैरह। इसी प्रकार जो अर्थशास्त्र होती हैं यानी अर्थ इकोनॉमिक्स होती है, उसमें जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई होती है यानी मांग और पूर्ति होती है, उसके बारे में यहाँ पर किया जाता है। मार्केट के बारे में बात की जाती है, डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में बात की जाती है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। यहाँ पर बेटा अर्थशास्त्र यहाँ नहीं है, यहाँ पर इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था। व्यवस्था का मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, और यहाँ पर अर्थव्यवस्था का मतलब है जब हम देश में किसी भी तरीके से आर्थिक व्यवस्था करते हैं, आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित, धन से संबंधित कोई भी जो मैनेजमेंट करते हैं, व्यवस्था करते हैं, उसी को हम इकोनॉमी कहते हैं, अगर मैं साधारण शब्दों में आपसे कहूँ। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा रीड करती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सी गतिविधियों को अपने आसपास देखा होगा। उदाहरण के लिए अपने कारखाने, खदान, दुकानें, कार्यालय, फ्लाईओवर, रेलवे आदि को देखा है। तो ये सारी क्या हैं, गतिविधियाँ होती हैं। गतिविधियों का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर जो हम काम करते हैं, हमारे आसपास ये सारे के सारे बिजनेसेस हैं। कारखाने चलाना, खदानें चलाना, दुकानें, ऑफिस चलाना, फ्लाईओवर, रेलवे, ये सारे के सारे जो है ये एक टाइप से बिजनेस का काम करते हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है और आर्थिक क्रियाएँ शामिल होती हैं। संस्थाओं का संगठन को समूह के रूप में व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो ऐसे जितनी भी संस्थाएं होती हैं, ठीक है, ऐसे कितने भी बिजनेसेस होते हैं, संस्थाएं होती हैं जो संगठन के रूप में कार्य करती हैं, उन्हें हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी इकाइयां व्यक्तियों को आय अर्जित करने में सक्षम बनाती हैं। उन इकाइयों को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं जिससे कि आप इनकम अर्न कर सकते हो, आय अर्जित करने में हमें सफल बनाती हैं। और साथ ही उन वस्तुओं सेवाओं को उत्पादित करने में मदद करती हैं जिन्हें लोगों का उपयोग के लिए ज़रूरत होती है। यानी आप यहाँ पर प्रोडक्शन भी करते हो, इसमें आपके पास गुड्स का प्रोडक्शन भी होता है यानी वस्तुओं का प्रोडक्शन भी होता है और सेवाओं का प्रोडक्शन भी होता है। तो अगर हम शॉर्ट में पढ़ना चाहें तो यहाँ देखिए कम शब्दों में बताया गया है
अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है, प्रणाली का मतलब होता है बच्चों सिस्टम। अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो लोगों को जीविका अर्जित करने के साधन और जीविका प्रदान करती है। ठीक है, जीविका अर्जन करने के साधन, अर्जित मतलब होता है कमाना, यानी आपकी जो जीविका है, जीविका मतलब होता है वो सारा पैसा जो आप जीवित रहने के लिए अर्न करते हो, कमाते हो, जिसके अंदर आपके जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, वो सामाजिक आवश्यकताएं, इन सब चीज़ों को हम पूरा जो खर्चे होते हैं उनको पूरा करते हैं। तो जीविका, जिंदा रहने के लिए जो भी खर्चे हम करते हैं, वो जो धन है उसे अर्जित करने और औरों को जीविका प्रदान करने, यानी बिजनेस को स्टार्ट करने, और बिजनेस में और लोगों को जब आप जॉब देते हो तो आप उनको जीविका प्रदान करते हो, सैलरी देते हैं, उससे जो है वो अपने जीवन का गुजारा करते हैं, खर्चा करते हैं। तो उनको जीविका प्रदान करने की जो व्यवस्था है उसी को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यह एक संगठन है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। इस कार्य हेतु उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करती है ताकि उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन किया जा सके जो कि लोग चाहते हैं। तो संगठन का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों जो जिसके अंदर लोग अपनी जीविका यानी अपनी अर्निंग्स को कमाते हैं। इनको ये संगठन, ये संस्था जो है उनको जीविका प्रदान करती है। ये एक प्रकार का कोई भी बिजनेस हो सकता है, किसी भी प्रकार के बिजनेस को हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। इस कार्य हेतु वो संसाधनों का उपयोग करती है। संसाधनों का उपयोग करती है मतलब देश के अंदर जो भी संसाधन है उनका उपयोग करती है। इसके अंदर हवा, पानी, ऑयल, पहाड़, जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे, हर चीज़ जो भी हमारे यहाँ पर संसाधन के रूप में है वो सभी चीज़ें आती हैं, जिसका प्रयोग करके हम किसी भी बिजनेस को रन करते हैं, चलाते हैं और उससे अपने लिए जो अर्निंग्स हैं, कमाए, जो जीविका जिसे हम कहते हैं वो प्राप्त करते हैं, ताकि उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा सके जो लोग चाहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, यातायात, संचार, बैंकिंग आदि सभी जो है उत्पादन के स्रोत है। जैसे कृषि से अनाज हमें मिलता है, इसके अंदर हम ज़मीन है, बीज है, हवा, पानी, ये संसाधन उपयोग करते हैं। उद्योगों के अंदर बच्चों आपका कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योग, ये सभी तरीके के उद्योग आ जाते हैं। यातायात के अंदर सभी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है। संचार में आपकी जो मोबाइल सेवा है, इंटरनेट सेवा है, संचार के साधनों में आती है। बैंकिंग जो है वो एक अलग टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। वैसे इसमें आर्थिक लेन देन की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की मुख्य गतिविधियाँ क्या हैं? तो बच्चों, गतिविधियों का मतलब होता है प्रोसेस की। अर्थव्यवस्था को रन करने के लिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था एक व्यवस्था है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में 3 गतिविधियां शामिल हों। तो अर्थव्यवस्था के अंदर जिससे हम अपनी जीविका अर्न करते हैं उसमें ये 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है प्रोडक्शन यानी उत्पादन करना, फिर होता है कंजप्शन, कंजप्शन मतलब हो गया उपभोग करना, और तीसरा हो गया आपका निवेश, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट्स, पूंजी निर्माण करना, कैपिटल को क्रिएट करना। तो जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो यानी आपका हो गया बिजनेस, जैसे बिजनेस हो गया, किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन करना। उसके बाद उस अनाज या कुछ भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर गेहूँ उगाया गया तो वो उत्पादन कहलाएगा, प्रोडक्शन कहलाएगा। पर जब वो गेहूँ है, गेहूँ का आटा, ब्रेड, बिस्किट, ये सब चीज़ें हम बनती हैं और उसके बाद जब हम उसे खाते हैं, यूज़ करते हैं, अपने प्रयोग में लाते हैं, तो वो हमारा उपभोग कहलाएगा। और जब इसमें और इसमें एक फ़र्क होता है उसे हम लाभ कहते हैं। उत्पादन की कॉस्ट में और उपभोग की कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है वो निवेश के रूप में अपने पास सुरक्षित रखा जाता है, जो भविष्य की गतिविधियों के लिए या भविष्य में किसी भी कार्य के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। उससे हम कहते हैं पूंजी निर्माण करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आर्थिक गतिविधियाँ, तो उत्पादन, उपभोग और पूंजी निवेश करना, पूंजी निवेश करना या पूंजी निर्माण करना एक ही बात होती है। तो उन दोनों, ये 3 गतिविधियाँ जो हैं इन्हें हम आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा नियोजित किया जाता है। बच्चों, अर्थव्यवस्था जो होती है उसके भी प्रकार होते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जो है बाजार अर्थव्यवस्था हो सकती है या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था हो सकती है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारे पास आपने इससे पहले जो 9th क्लास में 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा अर्थव्यवस्था के प्रकार, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और बाजार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में आपने पढ़ा होगा। वो जो हैं वो अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करें, यानी हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए या हमें इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी होना क्यों आवश्यक है।
जैसे यहाँ पढ़ते हैं, बुक में से पढ़ते हैं, फिल्म देखने के लिए हम सिनेमा घर जाते हैं, रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए जाते हैं, स्कूल जाने का उद्देश्य शिक्षित होना और जीविका अर्जित करने का योग्य होना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक गतिविधि किसी विशिष्ट उद्देश्य से की जाती है। अर्थशास्त्र का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को समझने योग्य बनाती है। तो हमें अर्थशास्त्र का क्यों ज्ञान होना चाहिए? क्योंकि जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं जो अर्थव्यवस्था में की जाती है, जिसमें कि उत्पादन, उपभोग और निवेश आता है, इन सब क्रियाओं के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, किन स्थितियों में हमें कैसा डिसीजन लेना चाहिए, इस सब स्थितियों के अनुसार हमें इसके योग्य बनाती है, ताकि हम अपने आवश्यकता अनुसार अब विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इनमें निर्णय कर सकें। किंतु अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य कारण को सरल भाषा में एक ही शब्द दुर्लभता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर हम अर्थशास्त्र के अध्ययन को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दुर्लभता, ठीक है, इस वर्ड को स्केर्सिटी, इसको पढ़ना पड़ेगा, इस शब्द को समझना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है किसी वस्तु, किसी आवश्यकता की, किसी भी चीज़ की कमी होना। ठीक है, जिसकी भी चीज़ की कमी होती है, उसी वो जो कमी होती है वो हर चीज़ के उद्देश्य के लिए, कहते हैं ना, जब समस्या आती है तभी उसका हल ढूंढा जाता है। तो यही है कि यहाँ पर अर्थशास्त्र के अध्ययन को अगर हमें कम से कम शब्दों में समझना है तो हमें ये वर्ड समझना पड़ेगा, दुर्लभता। ठीक है, और इसके अलग अलग रूप को में व्यक्त किया जा सकता है। हम सभी को ज्ञात है कि मानव आवश्यकताएं उपलब्ध संसाधनों से अधिक है। यानी इस लाइन का मतलब ये है बच्चों कि जो हमारी आवश्यकताएं, यानी मानव की जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, वो जो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने संसाधन उनके पास हैं, उन सबसे बहुत अधिक हैं। अतः इन दुर्लभ संसाधनों को असीमित मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवंटित करना, आवंटित का मतलब होता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन आवश्यकताओं जो संसाधन है, इन्हें सब तक पहुंचाना ही जो है एक कला है, और इस कला को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इसी कारण से अर्थशास्त्र का सरोकार दुर्लभता की स्थिति के संसाधनों के चयन से है। यानी जो इकोनॉमिक्स है उसका जो सरोकार है वो दुर्लभता वर्ड से आया है। दुर्लभता का मतलब समझ में आया? यहाँ ये बताया गया है बच्चों कि जो दुर्लभता है, स्केर्सिटी है, इसका मतलब ये है कि जो अमानव है उसकी आवश्यकताएं असीमित हैं, यानी बहुत सारी हैं, और जितने भी संसाधन हैं पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि बच्चों पृथ्वी का एरिया, पृथ्वी जो है वो सीमित है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है विश्व की। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारे पास लैंड एरिया है वो वैसे ही बहुत कम है, 1/3 हिस्से में तो पानी ही है। तो लैंड एरिया में ही हमारे पास संसाधन है। उन संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अगर हम देखें तो हम अपनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, एक जिसके लिए हम एक तरीका अपनाते हैं, एक पैटर्न अपनाते हैं, उस पैटर्न को ही हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र। उसी को आर्थिक गतिविधियों शामिल की जाती हैं ताकि हम इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। दुर्लभता, स्केर्सिटी। दुर्लभता से अभिप्राय उन वस्तुओं की मांग की तुलना में पूर्ति के सीमित होने से है। मतलब अब इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये बताया गया बच्चों कि जो दुर्लभता यानी स्केर्सिटी है, उसमें मांग की तुलना की गई है। मांग का मतलब है डिमांड। हमारी मार्केट में किसी वस्तु की डिमांड कितनी है और उसकी पूर्ति जो है वो किस हद तक है। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो गैप है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में किसी भी चीज़ों में 100 वस्तुओं की डिमांड की जा रही है, और उस 100 वस्तुओं में से आपकी जितने भी रिसोर्सेज हैं, जब आप उसे यूज़ कर लेते हो तो आप पाते हो उसके अंदर कि बहुत हम 60 जो है वो पूरी कर पा रहे हैं। तो जो डिफरेंस है बच्चों वो 40 का है। जब मार्केट में डिमांड 100 की है और आप अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके 40 या 60 प्रोवाइड कर पा रहे हो, तो जो 40 लोग खाली रह जाएंगे जिनको वो वस्तु नहीं मिल पाएगी, उनके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? ये जो ऑप्शन है यही हमारा इकोनॉमिक्स है। हमें यहाँ ये सोचना होता है कि एक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम ऐसे कौन से संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, और संसाधनों के सीमित होने के बावजूद। ठीक है, जब आवश्यकताएं उपलब्ध संसाधनों से अधिक होती हैं, इसके फलस्वरूप वस्तुएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। समाज के पास लोगों की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते। दुर्लभता सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब सब जगह पाई जाती है, हर जगह पर, जितनी भी किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे बात कर ले, वहाँ पर आपको स्केर्सिटी जरूर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और जो हमारी डिमांड्स हैं, हमारी नीड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, संगठन और अर्थव्यवस्था को संसाधनों की दुर्लभता का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो जितने भी अर्थ के ऊपर लोग हैं,
उनमें हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं चूज़ करना पड़ता है। विभिन्न ऑप्शंस जो उसके पास हैं, अलग अलग जो उसके पास विकल्प हैं, उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना पड़ता है। और इस चुनाव की जो समस्या है वो यहाँ से उत्पन्न होती है। और चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? दुर्लभता के कारण। दुर्लभता की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि संसाधन सीमित हैं और आवश्यकताएं असीमित हैं। चलिए आगे देखते हैं। संसाधनों की दुर्लभता संसाधनों की मितव्ययता के लिए प्रेरित करती है। मितव्ययता का मतलब होता है बच्चों इजी, आसानी से जब वो हमें मिल जाते हैं। तो जब संसाधन की दुर्लभता है वो संसाधनों की मितव्ययता के लिए प्रेरित करती है। और क्योंकि हमें किसी चीज़ की कमी पड़ती है तो उस चीज़ का प्रोडक्शन को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि उसका प्रोडक्शन इस तरीके से बढ़ाया जाए कि वो सबको मिल सके। ठीक है। संसाधनों की मितव्ययता से अभिप्राय उन संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग से है। और उस प्रोडक्शन को बढ़ाकर हम ये देखते हैं कि ये संसाधन किस किन लोगों तक, कितनी हद तक या किस मात्रा तक उपलब्ध करवाया जा सकता है, जिससे या फिर उसके विकल्प जो हैं वो दिए जा सकते हैं कि लोगों को उस अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने में सहायता मिले। सीमित संसाधनों में अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए मितव्ययता की आवश्यकता होती है। दुर्लभता बच्चों एक इकलौती समस्या नहीं है। जैसे मैंने आपको भी शुरू में बताया था कि दुर्लभता इसकी मुख्य समस्या है, लेकिन सिर्फ एक इकलौती समस्या नहीं है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि दुर्लभता के अलावा ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनकी वजह से हमें अर्थशास्त्र का जो है अध्ययन करना ज़रूरी होता है। केवल संसाधनों की सीमितता ही एक अकेली समस्या नहीं है। सीमित होने के साथ साथ संसाधनों के विभिन्न वैकल्पिक प्रयोग भी संभव होते हैं। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग से अभिप्राय एक संसाधन का उपयोग एक ही से अधिक कार्य के लिए किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ वैकल्पिक प्रयोग बताया गया है। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब होता है किसी संसाधन को एक से अधिक मात्रा में अधिक जगह पर यूज़ करना। जैसे आपने एक पेट्रोलियम वर्ड सुना होगा, है ना, कच्चा तेल, पेट्रोलियम। उससे क्या होता है, पेट्रोलियम जो होता है उससे हम अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से, उसमें से हमें ग्रीस भी मिलता है, उसमें से हमें डीजल भी मिलता है, उसमें से हमें CNG गैस भी मिलती है। इस तरीके के बहुत सारे उत्पाद जो हैं हमें पेट्रोलियम से, तारकोल मिलता है, ये हमें प्राप्त होते हैं। तो उनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पेट्रोलियम से सिर्फ पेट्रोल का इस्तेमाल ही हम नहीं करते, उसके जो विभिन्न उत्पाद हैं उनका वैकल्पिक उपयोग करते हैं अलग अलग जगह से। इससे हमारी जो ईंधन की समस्या है वो कुछ हद तक हल होती है। अब सभी व्यक्ति अगर हम अर्थ के ऊपर सारे के सारे लोग पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ ही अगर चलाते हैं तो आप देखिए कि पेट्रोल कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने उसके विकल्प ऑप्शंस ढूंढे हैं, जैसे कि कुछ लोग डीजल पे चलाते हैं, कुछ व्हीकल में डीजल चलता है, कुछ गैसेस से चलते हैं और कुछ पेट्रोलियम से चलते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिक भी आ गया, तो बिजली से भी गाड़ियाँ चलाई जा रही है। तो ये उसके विकल्प हैं, ताकि एक ही रिसोर्सेज, एक ही संसाधन के ऊपर बहुत अधिक दबाव जनसंख्या का या उनकी आवश्यकताओं का ना पड़े। ठीक है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है, जैसे उदाहरण के लिए हमें ज्ञात है कि पेट्रोल मांग की तुलना में सीमित है, परंतु एक और समस्या भी है। सीमित होने के साथ साथ इसका उपयोग केवल गाड़ियों अपितु मशीनों, रेलवे इंजनों, हवाई जहाज, जनरेटर आदि में ही किया जा सकता है। इसलिए इसके लिए हमें विकल्प ढूंढना भी आवश्यक है। जब कभी एक वस्तु का उपयोग के लिए चुना जाता है तो उसके महत्वपूर्ण विकल्पों को छोड़ना पड़ता है। यह चयन की समस्या को उत्पन्न करता है। ठीक है। तो चयन की समस्या भी हम पढ़ेंगे कि चयन की समस्या क्या होती है। चुनाव की समस्या, जब हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं तब हमें ये देखना पड़ता है कि इस ऑप्शन में हमें दूसरा ऑप्शन क्या है जिसको हम चुन सकते हैं। जैसे कि आपको मैं पेट्रोल बता रही थी, तो कुछ गाड़ी पेट्रोल्स की होती हैं, कुछ डीजल की होती हैं। अगर आपके आसपास पेट्रोल ज़्यादा उपलब्ध मात्रा में है तो आप पेट्रोल को चुनेंगे। अगर आपके आसपास डीजल अच्छी मात्रा में उपलब्ध है या डीजल सस्ता है तो आप डीजल को चुनेंगे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नहीं तो ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए आप जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगला जो टॉपिक है हमारी आर्थिक समस्या, उसे हम कल कंटिन्यू करेंगे।